बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अफगानिस्तान के मदरसे में धमाका, दर्जनों हलाक और जख्मी, दाइश पर शुबा। पाकिस्तान के क्वेटा में तालिबान का हमला, पोलियो ड्यूटी पर जाने वाली पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में रशिया के जराइम की तहकीकात के लिए यूरोपीय यूनियन खुसूसी अदालत बनाएगी। ज़ेलेंस्की ने कहा, महाज बहुत सख्त है। चाइना के साबिक लीडर जियांग ज़ेमिन नहीं रहे, मौशी सुधार का दौर शुरू किया था। अक्सा की बेहुरमती रोकने के लिए फलस्तीनी बड़ी तादाद में जमा हों, सोशल मीडिया पर मुहिम। बिल्कीस बानो ने मुजरिमों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। चीफ जस्टिस ने कहा, जायजा लेंगे। गुजरात में जुमेरात को पहले मरहले की वोटिंग, दूसरे फेज के लिए मुहिम तेज हो गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अफगानिस्तान के समनगंज सूबे में एक दीनी मदरसे में धमाके से दर्जनों लोग हलाक और ज़ख्मी हो गए। मकामी सोर्सेस ने बताया कि कम से कम 23 बच्चे जाँ बहक हुए और 30 ज़ख्मी हुए। इस बारे में और तफसीलात का इंतज़ार है। किसी भी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन हालिया अरसे में दाइश खुरासान या आईएसआईएस खुरासान ने कई हमले किए थे और उनकी जिम्मेदारी कबूल की थी। ये ताज़ा हमला ऐबक शहर में किया गया, जहां पर जहदिया मदरसे को निशाना बनाया गया। बिल्कीस बानो ने गैंगरेप एंड मर्डर केस के 11 मुजरिमों की जल्द रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 2002 के फिरके वाराना फसादात के दौरान बिल्कीस बानो का गैंगरेप किया गया था, जो उस वक्त हामिला थी और उनकी आंखों के सामने उनकी 3 साल की बच्ची और दूसरे घर वालों को कत्ल कर दिया गया था। 15 अगस्त को गुजरात हुकूमत ने एक पुरानी रिहाई पॉलिसी के तहत इन मुजरिमों को रिहा किया था। इस पर पूरे मुल्क में गुस्से का इजहार किया गया था। न सिर्फ ये, बल्कि बिल्कीस बानो के मुजरिमों की रिहाई के बाद बाज़ हिंदू तंजीमों ने उनकी गुलपोशी की थी और हीरो की तरह उनका इस्तकबाल किया था। गुजरात हुकूमत ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने इस रिहाई को मंजूरी दी थी और उन्हें जेल में अच्छे चाल चलन की बुनियाद पर रिहा किया गया था। गुजरात हुकूमत ने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में कहा था कि गुजरात हुकूमत 1992 की माफ़ी पॉलिसी के तहत उन्हें रिहा करने पर गौर कर सकती है। हुकूमत ने सीबीआई और खुसूसी जज के एतराज़ात को रद्द करते हुए इन 11 मुजरिमों को रिहा किया था। अगर गुजरात हुकूमत 2014 की माफ़ी पॉलिसी के मुताबिक काम करती तो ये रिहाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि 2014 की माफ़ी पॉलिसी के मुताबिक रेप एंड मर्डर के कसूरवारों को रिहा नहीं किया जा सकता। बिल्कीस बानो ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इन लोगों को रिहा करने का फैसला महाराष्ट्र को करना चाहिए, जहां मुकदमा चलाया गया था, गुजरात हुकूमत को नहीं। बिल्कीस बानो की ये दरख्वास्त एक ऐसे वक्त सामने आई है जब एक दिन बाद ही गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इलेक्शंस के तहत वोट डाले जाने वाले हैं। बीजेपी के एक उम्मीदवार ने बिल्कीस बानो केस के मुजरिमों की रिहाई का बचाव करते हुए उन्हें संस्कारी ब्राह्मण करार दिया था। ये बयान देने वाले चंद्र सिंह गोधरा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वो 6 बार इस हल्के से एमएलए रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो इस मामले का जायज़ा लेंगे। चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत में ये मामला पेश होने पर कहा कि वो इस बारे में जायज़ा लेंगे और फैसला करेंगे कि क्या दोनों फरीकों की दरख्वास्तें एक साथ एक बेंच पर सुनी जा सकती हैं।
चाइना के साबिक लीडर जियांग जेमिन 96 साल की उम्र में गुजर गए। वो बदनाम जमानत तियानमेन स्क्वायर पर क्रैकडाउन के बाद हुकूमत में आए थे। सरकारी मीडिया में कहा गया कि मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे उनकी मौत हुई। जियांग उस वक्त सदर बने थे जब चाइना में मौशी पॉलिसियों का दौर शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने मौशी पॉलिसियों की एक नए सिलसिले का आगाज़ किया था और बड़े पैमाने पर इससे चाइना को फ़ायदा हुआ और तरक्की हुई। उनकी मौत एक ऐसे वक्त हुई जब चाइना में कोविड पाबंदियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। ये चाइना में तियानमेन स्क्वायर पर क्रैकडाउन के बाद सबसे बड़े मुजाहरे हैं। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बयान में कहा कि उनकी मौत जिस्म के कई हिस्से नाकारा होने और ल्यूकेमिया की वजह से हुई है। उन्हें गैर मामूली लीडर समझा जाता था जिनकी कम्युनिस्ट पार्टी में काफ़ी इज्जत की जाती थी। सरकारी मीडिया की वेबसाइट्स को सफ़ेद और काले रंग में रंग दिया गया था। जियांग ने मौशी सुधार पर काम किया था। उनके दौर में 1997 में हांगकांग का कंट्रोल बरतानिया से लिया गया और 2001 में चाइना WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था। चाइना में मुजाहरों के दौरान एक एहतजाजी की मौत हो गई है। एहतजाजी सख्त कोविड पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। बीजिंग की सड़कों पर हर जगह पुलिस तैनात है। सख्त पाबंदियों के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं और मुजाहरे कर रहे हैं। बाज़ एहतजाजियों ने नारे लगाए कि चाइना को शहंशाह की ज़रूरत नहीं है। उनका इशारा सदर शी जिनपिंग की तीसरी मियाद की तरफ था। चाइना में पिछले कुछ दिनों में कोविड केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि वह यूक्रेन में रशिया की तरफ से किए जाने वाले जंगी जराइम की तहकीकात के लिए खुसूसी अदालत बनाएगी। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वैन डेर ने यह ऐलान किया। यूरोपीय कमीशन की सदर ने कहा कि हम खुसूसी अदालत के सिलसिले में दुनिया के साथ मिलकर काम करने तैयार हैं। हेग से काम करने वाली आलमी अदालत ICC ने अपने तौर पर इंसानियत के खिलाफ जराइम की तहकीकात शुरू की है, लेकिन ICC के पास यूक्रेन में जारहियत पर मुकदमा चलाने का मैंडेट नहीं है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि महाज जंग काफ़ी सख्त है। उन्होंने कहा कि रशिया साउथ यूक्रेन में कुछ करने जा रहा है, लेकिन उन्होंने तफसील नहीं बताई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया कई नाकामियों के बावजूद डोनेट्स्क इलाके में आगे बढ़ रहा है, लुहांस्क में अपने कदम जमा रहा है, खार्किव में आगे बढ़ रहा है, वो साउथ में कुछ करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम भी डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रशिया मौसम बहार, गर्मा और पतझड़ के मौसम में डोनेट्स्क पर कब्जा करेगा। इटली ने कहा है कि यूरोप को बल्कान इलाके में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाना चाहिए। तुर्की ने एक बार फिर नॉर्थ सीरिया और इराक में ज़मीनी ऑपरेशंस का इशारा दिया है। तुर्की के सदारती तर्जुमान इब्राहिम खालिद ने कहा कि अन्कारा फैसला करेगा कि ज़मीनी ऑपरेशन कैसा होगा। यह ऑपरेशन कल हो सकता है, अगले हफ्ते हो सकता है या बाद में हो सकता है या किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। तुर्की की फ़ौज और इंटेलिजेंस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्कारा इलाके में अपने ऑपरेशंस के दौरान मॉस्को के साथ तालमेल से काम करेगा। हाल ही में रशिया के आर्मी चीफ ने सीरिया के कुर्द इलाके का दौरा करते हुए कुर्द फौजी कमांडर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में खुदकुश हमले में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया है। इस वाक़े में कम से कम एक पुलिस ऑफिसर और 2 सिविलियंस हलाक हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए। पाकिस्तानी तालिबान ने कुछ दिन पहले जंगबंदी तोड़ने का ऐलान किया था। जून में पाकिस्तान की हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP के दरमियान समझौता हुआ था। क्वेटा के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस गुलाम महासिर ने मीडिया को बताया कि जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया उसमें पोलियो टीका अंदाजी मुहिम के लिए पुलिस मुलाजमीन को सिक्योरिटी ड्यूटी के मकसद से ले जाया जा रहा था। पुलिस अहदेदार ने बताया कि कम से कम 24 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 20 पुलिस वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमले में 2 दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पोलियो वर्कर्स अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को ख़त्म किया जा सके। पोलियो का ख़ात्मा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक बयान में हमले की मजम्मत की और तहकीकात का हुक्म दिया। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस ने इस बुज़दिलाना हमले का जवाब देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के तमाम जिम्मेदारों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा।
टीटीपी ने एक बयान में हमले की जिम्मेदारी कबूल की। तंजीम ने कहा कि यह हमला सीज़फायर ख़त्म करने के ऐलान के बाद किया गया है और उमर खालिद खुरासानी की मौत का बदला लेने के लिए यह ऑपरेशन किया गया। उन्होंने कहा कि हम हमले जारी रखेंगे। टीटीपी का सीनियर लीडर खुरासानी अगस्त में अफगानिस्तान में कार बम धमाके में मारा गया था। मगरबी मुल्कों की एक इंसानी हकूक़ तंजीम ने कहा कि ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद एहतजाजियों पर क्रैकडाउन के दौरान झड़पों में 448 लोग हलाक हुए हैं। इनमें पुलिस, मीडिया और फ़ौज के लोग भी शामिल हैं। नॉर्वे से काम करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीम ने कहा कि मरने वालों में 60 बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। फ़लस्तीन के इंसानी हकूक़ कारकुनों ने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की है और अपने हमवतनों से कहा है कि वो मस्जिद अक़सा की बेहुरमती के वाक़यात को रोकने के लिए आगे आएँ और बड़ी तादाद में अक़सा में जमा हों। सोशल मीडिया पर इन कारकुनों ने ये मुहिम शुरू की है जिसमें मस्जिद अक़सा को आने वाले वक्त में यहूदी रंग देने की ख़तरनाक साजिश को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने पर जोर दिया गया। उन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा कि वो अक़सा में बड़ी तादाद में जमा हों। उन्होंने यहूदी आबादकारों को भी खबरदार किया। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का दिन हमारे कौमी और तारीख़ी हुकूक़ की हिफाजत के लिए तायीद के इजहार का मौका है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के चप्पे चप्पे की आज़ादी, समंदर से लेकर ज़मीन तक दुश्मन के कब्ज़े का ख़ात्मा, क़ुद्स और अक़सा की बहाली, तमाम इस्लामी और ईसाई मुक़द्दसात की हिफाजत, रेफ्यूजियों की वापसी और बहादुर कैदियों की रिहाई हमारे हुकूक़ में शामिल है। पंजाब के संगरूर में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के मकान के करीब बड़े पैमाने पर मुजाहरा हुआ जिसके दौरान गड़बड़ हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। खेत मजदूर एक तंजीम के बैनर तले मुजाहरा कर रहे हैं। इस तंजीम का नाम सांझा मजदूर मोर्चा है। इस मोर्चे में 8 तंजीमें शामिल हैं। ये मजदूर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत कम से कम 700 रुपये रोज़ाना उजरत का मुतालबा कर रहे हैं। वो दलितों के लिए 5 मंजिला प्लॉट स्कीम पर अमल और पंचायत ज़मीन मुश्तरका तौर पर लीज़ पर देने का मुतालबा कर रहे हैं। ये मुजाहरा एक ऐसे वक्त हुआ जब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान गुजरात इलेक्शंस के लिए मुहिम चला रहे थे। गुजरात में पहले मरहले के असेंबली इलेक्शंस के तहत जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में 89 सीटों के लिए 778 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें सूरत ज़िले की तमाम सीटें शामिल हैं। 47 लाख से ज़्यादा वोटर्स सूरत ज़िले में 15 सीटों का फैसला करेंगे। इस मरतबा बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान 3 रुखी मुकाबला है। इन इलेक्शंस के लिए सरगर्मी से मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हिस्सा ले रहे हैं। दूसरे मरहले के लिए मुहिम तेज़ हो गई है। दूसरा मरहला 5 दिसंबर को होगा। नतीजों का ऐलान हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के नतीजों के साथ 8 दिसंबर को किया जाएगा। एनडीटीवी के बानी प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने डायरेक्टर्स की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। एनडीटीवी पर अमलन अदानी ग्रुप का कंट्रोल हो गया है जो गौतम अदानी की मिल्कियत है। एनडीटीवी ने एक बयान में कहा कि प्रणय रॉय और राधिका ने आरआरपीआर के डायरेक्टर्स की हैसियत से इस्तीफा दिया है। अदानी ग्रुप ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो एनडीटीवी के 29.18% शेयर्स का कंट्रोल हासिल कर चुका है। इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया। ये मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा था। इस तरह मेज़बान टीम न्यूजीलैंड ने ये सीरीज़ 1-0 से जीत ली है। न्यूजीलैंड ने 18 ओवर्स में 104 रन बनाए थे जब बारिश शुरू हो गई। इससे पहले इंडिया की टीम 48वें ओवर में 219 पर आउट हो गई। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी पहली हाफ सेंचुरी बनाई। श्रेयस अय्यर ने 49 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने पहला मैच 7 विकेट से जीता था। दूसरा मैच भी बारिश की नज़र हो गया था। इंग्लैंड की आधी क्रिकेट टेस्ट टीम मैच से सिर्फ एक दिन पहले बीमार पड़ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों ने बताया है कि इस सूरत हाल में इंग्लैंड बोर्ड से बातचीत की जा रही है और ये मैच रद्द हो सकता है। शेड्यूल के मुताबिक 3 मैचों की सीरीज़ का पहला टेस्ट रावलपिंडी में जुमेरात से खेला जाने वाला था। इंग्लैंड की टीम 2005 के बाद पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
अफगानिस्तान के मदरसे में धमाका, दर्जनों हलाक और जख्मी, दाइश पर शुबा। पाकिस्तान के क्वेटा में तालिबान का हमला, पोलियो ड्यूटी पर जाने वाली पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। यूक्रेन में रशिया के जराइम की तहकीकात के लिए यूरोपीय यूनियन खुसूसी अदालत बनाएगी। ज़ेलेंस्की ने कहा, महाज बहुत सख्त है। चाइना के साबिक लीडर जियांग ज़ेमिन नहीं रहे, मौशी सुधार का दौर शुरू किया था। अक्सा की बेहुरमती रोकने के लिए फलस्तीनी बड़ी तादाद में जमा हों, सोशल मीडिया पर मुहिम। बिल्कीस बानो ने मुजरिमों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। चीफ जस्टिस ने कहा, जायजा लेंगे। गुजरात में जुमेरात को पहले मरहले की वोटिंग, दूसरे फेज के लिए मुहिम तेज हो गई। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।